नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पर्यवेक्षक महिला अधिकारी सीधी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। 13 फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन इनकी तरफ से जारी किया गया था और इसकी एग्जाम जो है, एग्जाम डेट कल भी हमने बात की थी, 20 जुलाई है। ठीक है, 20 जुलाई 20 जुलाई 2024 को इसका एग्जाम है। एक बार आप कंफर्म भी कर लीजिएगा 13 जुलाई है या 20 जुलाई, लेकिन मेरे हिसाब से 20 जुलाई है, कल हमने बात की थी। पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2024 की जो डेट ऑफ एग्जाम है वो 20 जुलाई 2024 है। इसके फॉर्म आमंत्रित कर लिए गए हैं। आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? पहली बात, सीईटी आपका क्लियर हुआ होना चाहिए। क्लियर का मतलब ये नहीं है, सबसे पहली बात, सीईटी जो 2023 में हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी हुआ था 2023 में, वो एग्जाम आपकी दी हुई होनी चाहिए। अगर आपकी एग्जाम वो दी हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपकी फोटो, आपके हस्ताक्षर, आपका जाति प्रमाण पत्र, विवाह अगर कर रखा तो विवाह प्रमाण पत्र वगैरह, वो सारी चीजें आप लोग इस विज्ञप्ति को पढ़ लेना, वो आपके लिए जरूरी है। मेन बात ये है, ग्रेजुएशन किया हुआ हो और ग्रेजुएशन के साथ सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाले 2023 का एग्जाम दिया हुआ हो तो वो अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या लड़के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये नहीं है कि महिलाएं केवल अप्लाई करेंगी, लड़के कर सकते हैं। हालांकि चांस उनके लिए कम बनते हैं। क्यों बनते हैं कम, बताऊंगा मैं आगे, है ना। चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं अपन। 20 जुलाई 2024 को एग्जाम है, तो ये मानो आपके पास 5 महीने आराम से इस एग्जाम के लिए अभी हैं और बहुत अच्छी एक प्रकार से पोस्ट आपके लिए रहेगी। कितना वेतन इसमें मिलेगा, क्या रहेगा क्या नहीं, सारी बातें अपन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हाँ जी, सबसे पहले पदों की बात करूं तो कुल जो पद हैं वो है 176, जिसमें नॉन टीएसपी में 142 पद हैं और टीएसपी क्षेत्र में पद हैं 34। अब होगा क्या, जो मुझे समझ आया है ना, अभ्यर्थी हेतु विशेष निर्देश इसमें देखिए क्या दे रखा है। ये दे रखा है, राज्य सरकार के आदेश क्रमांक इतने इतने के तहत एक परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2023 बोला था मैंने, 2022 में हुई थी, जिसका परिणाम 28 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। ठीक है, परिणाम स्कोर कार्ड जारी किया गया था। ये नहीं बताया गया था भाई कौन क्वालिफाई हुआ कौन नहीं, स्कोर कार्ड केवल जारी किया गया था। समान पात्रता परीक्षा की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित वे अभ्यर्थी जो पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इस आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2023 में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञापित पदों के 15 गुना के न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। ठीक है, तो फॉर्म तो इसका मेरे हिसाब से यही अर्थ है कि इन 142 पदों के लिए, मैं नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूं, नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र, नॉन टीएसपी और टीएसपी में 34 पद, टीएसपी में कितने पद? 34 पद। ठीक है, तो करेंगे ये कि कुल 176 पदों के लिए ये आवेदन मांगेंगे और सीईटी 2022 जिसका परिणाम 28 अप्रैल 23 में आया था, वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि जितने भी जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है ना, जिन्होंने, जाहिर सी बात है सीईटी तो होना जरूरी है उसका, सीईटी अगर नहीं है तो फिर अप्लाई नहीं कर पाएगा वो, तो सीईटी होना तो बिल्कुल कन्फर्म है, जरूरी है ना, वही अप्लाई कर पाएगा। उसके बाद होगा क्या, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से वो कितना छांटेंगे, वो छांटेंगे 176 का 15 गुना लोगों को छांटेंगे। ठीक है, वही सिर्फ इस पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती की परीक्षा में बैठ पाएंगे। मेरे हिसाब से तो यही है। ठीक है, इसके अलावा कोई अलग बात है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं।
यानी नॉन टीएसपी में कितने जने बैठेंगे, 142 का 15 गुणा कर दो। 142 का अपन जब 15 गुणा करते हैं तो कितना आता है, लगभग 2100 कुछ पोस्ट आएंगे मेरे हिसाब से, 2130 है ना। कितना आता है, 2130 पोस्ट आएंगे। 2130 पोस्ट नहीं, सॉरी 2130 जने, यानी 2130 जने ही इन पदों के लिए परीक्षा दे पाएंगे। ठीक है। और टीएसपी में कितने जने दे पाएंगे, 15 से इनको गुणा कर लो, इतने ही लोग दे पाएंगे। 15 चौक 60, असल लग गई 6, 15 × 45, 45 और 6 51, 510 जने टीएसपी में दे पाएंगे। ठीक है। यानी कि अगर आपके अंक सीईटी में बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत अच्छे होने का मतलब ये है कि आप इन कैंडिडेट्स की लिस्ट में आते हैं, 2130वीं रैंक तक आपकी रैंक अगर है ना, तो आप ये मान के चलिए कि आप जो है इसकी परीक्षा में बैठ पाएंगे और आपके लिए कंपटीशन थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए सीईटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों। ठीक है। सीईटी जब हुआ था तब भी मैंने बोला था कि सीईटी का एग्जाम को आप सीरियसली जरूर लें। सीईटी का मतलब ये है कि जो भी भर्ती आएगी उसमें जितने भी पोस्ट होंगे उसका 15 गुना जो है उन बच्चों को मौका मिलेगा। यानी 142 के 15 गुणा 2130, 2130 बच्चे, टॉप 2130 बच्चे छांटे जाएंगे नॉन टीएसपी के लिए। किसमें से, सीईटी के एग्जाम का जो रिजल्ट आया था उसमें से। अब जाहिर सी बात है, जो बच्चे नौकरी लग चुके हैं इन मान लीजिए सीईटी में 2130, इनसे मतलब इनके अंदर आने वाले कुछ बच्चे नौकरी लग चुके होंगे, वो फॉर्म नहीं लगाएंगे। जाहिर सी बात है, फॉर्म नहीं लगाएंगे तो हो सकता है इसके आसपास 2500 तो तकवीं रैंक के बच्चे भी इसमें हो सकता है शामिल हो जाएं, 3000वीं रैंक तक के बच्चे भी हो सकता है शामिल हो जाएं, कोई फॉर्म नहीं लगाए किसी भी कारण से, तो है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज है, समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें तो और कोई बहुत ज्यादा बातें हैं नहीं। आगे ये लिखा, कार्मिक विभाग की अधिसूचना एवं दिनांक के क्रम के न्यूनतम अंक अवधारित करते समय भर्ती एजेंसी यह विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी इस अर्जित करते हैं जो भर्ती एजेंसी द्वारा किसी निम्नतर श्रृंखला के नियत। इसका मतलब यही है कि भाई 15 गुना को वो बुलाएंगे, जो मैंने आपको बताया मेरे हिसाब से। ठीक है। उसके बाद में चलिए आगे देखते हैं क्या रखा क्या नहीं है इसमें। एक सेकंड, हाँ जी। अब अपन चलते हैं कितनी पोस्ट है क्या है, 100 है ना, पोस्ट 162। हाँ जी। अब हम बात कर लेते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी की। अब देखिए जितनी भी ये पोस्ट है, पेज नंबर कितना है, 3, ये अपनी जो पोस्ट है 176, 142, 62 नहीं, 176 जो पोस्ट है, इसमें 142 नॉन टीएसपी में है। 142 में से हाँ जी ये रहे नॉन टीएसपी का, 142 में से 107, ठीक है, 107 पद, यानी ये सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। जो 142 पद हैं इसमें 75% पर केवल महिलाएं ही नौकरी कर सकती हैं, और जो बच गए 25% है ना, उसके लिए पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस 25% के 30% भी महिलाओं का अधिकार होगा। 30 नहीं, सॉरी 33 है मेरे हिसाब से, 33% जो आरक्षण महिलाओं को, उस हिसाब से 33% पर इन 25%, यानी कि हम देखें तो 107 सीट बनती हैं, यानी 142 में से 107 सीट पर तो केवल और केवल महिलाओं को नौकरी मिलेगी। उसके बाद में जो बच गई 35 सीट, उनके लिए पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर इन 35 सीटों में से भी आपकी महिलाओं के लिए 33% सीट जो वो रिजर्व हैं, ठीक है। उसके बाद में जो और भी सीट बची हैं, 35 में से 33% हटाने के बाद जो सीट बच गई, लगभग 21, 22, 23, जो भी 22, 23 सीट बचेंगी, उनके ऊपर भी अगर महिलाओं के अंक जो हैं वो पुरुषों से अगर अधिक होते हैं तब भी वहां पे वो सिलेक्शन ले सकती हैं। लेकिन 21, 22 सीट जो वो पुरुषों के लिए भी यहाँ पर हैं, तो अप्लाई आप जरूर कर सकते हो।
थोड़ा सा मौका कम बनता है इस प्रकार की एक प्रकार से ये जो पोस्ट आती हैं महिला अधिकारिता विभाग में, या समझ लीजिए वुमन सुपरवाइजर टाइप ये वैकेंसी, इसमें पुरुषों के लिए मौका थोड़ा कम होता है, लेकिन होता जरूर है ना। तो आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं कर सकते, समझ गए। सेम ऐसा ही सिस्टम आपका 75% और 25% वाला सेम का सेम सिस्टम जो आपका टीएसपी के अंतर्गत भी रखा गया है। ठीक है साथियों, तो एक तो ये प्रश्न था आपका कि सर पुरुष अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना पेमेंट मिलेगा वो भी बात करेंगे। अभी कितने नंबर पेज पर, 4 नंबर, पेज नंबर 8 पर चलते हैं एक बार, है ना, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 कट नहीं रहा के, चलिए ऐसे ही चलते हैं फिर। पेज नंबर 8, हाँ जी, पेज नंबर 8 पर ये, हाँ ये देखिएगा एक बार, वेतनमान वगैरह, और हाँ और तो कोई चीज़ नहीं, वेतनमान की बात कर लेते हैं, कितना पेमेंट मिलेगा। तो पेमेंट की साथियों बात ऐसी है कि इसमें जो पेमेंट आपको मिलेगा वो ग्रेड 3 का जो टीचर होता है उसी का पेमेंट लेवल 10 L10 का पे मैट्रिक्स लेवल उसका रहेगा। ठीक है, और परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा, जो मेरे हिसाब से 21,300 या कुछ ऐसे है। इसके लिए क्या है पता नहीं, टीचर के लिए तो शायद इतना ही है। और मैट्रिक्स लेवल 10 यानी 33,800, 2 साल के बाद 33,800 बेसिक, उसके बाद में डीए ऐड होगा। डीए अभी बहुत काफ़ी अच्छा 46-47% हो चुका है, और भी जब तक आपकी इसमें जॉब लगेगी तब तक और बढ़ जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि आपको 48-49 हज़ार रुपये जो वो कट कटा के, या 45,000 के आसपास आपको कट कटा के मिलेंगे 2 साल के बाद में। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक प्रकार से ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा। ठीक है, तो वेतनमान की बात हो गई। उसके बाद में हम बात करें आगे अपने पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की, तो एक तो वो सीईटी वाला तो है ही, साथ में और भी ग्रेजुएशन वगैरह आप देख लेना, पढ़ लेना इनको। इसके अलावा सुपरवाइजर महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% निर्धारित किए गए, यानी 40% अगर आपके नहीं आएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, आपकी कॉपी तक चेक नहीं होगी, वो हमारे भी चेक होने के बाद यानी कि आपको कट ऑफ से बाहर कर दिया जाएगा। 40% तो जरूरी है। इसके अलावा जो पद यानी कि आरक्षण है उस हिसाब से 5% शायद छूट भी है, 35% SC ST और विडो वगैरह के लिए, है ना। तो वो भी चीज़ें हैं, वो भी देख लीजिएगा। अन्य योग्यताएं चलिए इसमें आ गई हैं, देख लेना आप। राष्ट्रीयता वगैरह, आयु जो है वो 1/1/2025 को 1/1/2025 1/1/2025 तक 18 वर्ष आपकी पूरी हो जानी चाहिए। अगर 1/1/2025 तक अगर आपकी 18 वर्ष पूरी नहीं होती है तो आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, 1/1/2025 तक जो 40 वर्ष का नहीं हुआ अधिकतम मतलब 40 वर्ष है ना, उसके अलावा कैटेगरी वाइज जो छूट है वो तो देय होती है, आपको पता ही है। ठीक है, जनरल के लिए बात कर रहे हैं अपन। इसके बाद में स्पष्टीकरण वगैरह ये दे रखे हैं, अधिकतम आयु सीमा। इसके बाद में देखिए और क्या चीजें हैं, पेंशन। ये देखिए एक ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पेंशन, नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू होगी। आप जानते हो राजस्थान में अभी क्या चल रही है, ओपीएस चल रही है। जाहिर सी बात है कांग्रेस गवर्नमेंट ने ओपीएस योजना को लागू किया था। अब अभी जो नई भर्तियां आ रही हैं उसके नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा रहा है कि ओपीएस लागू होगी या एनपीएस, दोनों में से कोई शब्द नहीं लिखा रहा। सीधा आता है नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए, यानी आप लोगों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना, यानी राज्य सरकार चाहेगी वो पेंशन आपको देगी, वो चाहेगी तो ओपीएस देगी, वो चाहेगी तो एनपीएस देगी। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार सरकार पेंशन देगी। इसमें आप ये नहीं बोल सकते, ये लाइन इसलिए लिखी गई है ताकि आप कल को ये नहीं बोल सकें कि हमें ओपीएस की घोषणा, उस समय जब नोटिफिकेशन आया था तब राजस्थान में ओपीएस चल रही थी तो हमें भी ओपीएस दो, आप ये चीज का क्लेम नहीं कर सको, इसलिए ये लाइन जो वो
दी गई है साथियों। सभी भर्तियों में अब यही आ रही है, पहले एनपीएस ओपीएस आता था। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए, हाँ जी, पंजीयन शुल्क वगैरह हो गया। परीक्षा का आवेदन, देखिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा भी हो सकती है, टेबलेट आधारित परीक्षा भी हो सकती है, या ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा भी हो सकती है। बोर्ड के हाथ में है 20 जुलाई 2024 इसकी डेट है, लेकिन बोर्ड के पास परीक्षा की डेट परिवर्तित करने के पूरे अधिकार सुरक्षित हैं। किसी भी कारणवश करनी पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन संभावना यही है कि चेंज नहीं होगी, निश्चित तारीख को परीक्षा आपकी करवाई जाएगी। ठीक है, तो तैयारी अभी से आप शुरू कर सकते हो। पेज नंबर 10 हो गया। और नियुक्ति की अयोग्यताएं, ये चलिए देख लेते हैं। नियुक्ति की अयोग्यताएं, तो देखिए किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, किसी आवेदक को इस नियम की कार्रवाई से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं। तो ये तो एक अलग चीज है। बाकी मोटी मोटी बात यही है, जिस भी आदमी की 2 लुगाई हैं, 2 पत्नियां हैं, उसको आवेदन का अधिकार नहीं होगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी है, यानी कि वापस वही बात आ गई कि ऐसे पुरुष से किसी महिला ने शादी कर ली हो जिसकी पहले से कोई पत्नी है और उसको, है ना, पहले से उस पुरुष से विवाह किया हो जिससे पहले से कोई जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, और इसमें भी राज्य सरकार के अनुसार आगे देख लेना। कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हुआ होगा। यानी कि आपको इसके लिए जब आप सेलेक्ट होंगे तो एक आपको बॉन्ड देना पड़ता है शायद, है ना, लिख के देना पड़ता है बॉन्ड पर कि भाई मैंने अपने विवाह के समय कोई दहेज नहीं लिया था। और जो शादीशुदा नहीं है वो ये बॉन्ड देते हैं कि भाई मैं कोई दहेज नहीं लूंगा। तो ये तो सिंपल सी चीजें है ना, आगे देख लेना आप संतान वगैरह को इसमें। तो बेसिक बातें यही थी। हाँ जी, आवेदन कैसे करें, ई मित्र पर जाकर करना है, वो सारी बातें आपको बता देगा ई मित्र वाला, है ना। और तो मेरे हिसाब से इसमें पेज नंबर 13 पर आ गए, 17 पर चलते हैं, एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, इसके सिलेबस को, है ना। कब से कब की डेट है वो सारी पढ़ लेना आप। 5-10 दिन बाद में स्टार्ट होंगे मेरे हिसाब से इसके आवेदन, और मार्च मध्य तक चलेंगे, तो उससे पहले पहले आप आवेदन कर ही देना, वही अच्छी रहेगी चीज। ठीक है, परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, ये भी इंपॉर्टेंट अपने लिए, इसको भी देखेंगे भाई। परीक्षा की स्कीम, कितने नंबर का पेपर रहेगा, है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो राजस्थान इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री विथ स्पेस, हाँ, नेशनल मूवमेंट, यानी हिस्ट्री है, इंडिया की है, वर्ल्ड की भी है। टॉपिक दे रखे हैं आपको, हिस्ट्री का टॉपिक 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का रहेगा। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान में आपके 25 नंबर के 25 प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमिक्स विद आपकी, यानी कि राजस्थान के संदर्भ में इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमिक्स, 20 क्वेश्चन 40 नंबर का ये रहेगा। कंप्यूटर का यूज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 15 क्वेश्चन 30 नंबर का ये रहेगा। जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड, ये 20 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे। जनरल साइंस 20 क्वेश्चन 40 नंबर का रहेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है साथियों, क्योंकि ये वही साइंस आएगी इसमें जो साइंस अपन रीट में पढ़ते हैं। अभी जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, जितना मैंने रीट में जो भी कुछ पढ़ाया, देखिए साथियों, लगभग मेरे हिसाब से 23 से लेके 25% शायद आए थे, 25% थे या 23% थे, ऐसे प्रश्न थे जूनियर अकाउंटेंट में साइंस के, और एक भी प्रश्न अपने नोट्स में से बाहर नहीं गए, यानी सारे के सारे प्रश्न नोट्स में से आपको मिले थे। सारे प्रश्न A to Z, सारे के सारे प्रश्न रीट में जो नोट्स मैंने करवाए थे ग्रेड 3 में लास्ट ईयर, वो सारे के सारे वहीं से प्रश्न मिले थे। ठीक है, तो ये जो साइंस है इसके भी टॉपिक दे रखे, मैंने टॉपिक्स देख लिए हैं।
बहुत आसान है रीट की, अगर मेरे से आप तैयारी कर चुके हैं तो साइंस को आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं को रिवाइज कर लीजिएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा साथियों, निश्चित है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, गणित के तो 2-3 ही टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और यही ब्याज वगैरह, यही टॉपिक है, ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं है, बाकी रीजनिंग भी है। लैंग्वेज टेस्ट हिंदी इंग्लिश भी रहेगा, जिसके 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि 150 प्रश्न रहेंगे और 300 नंबर का टेस्ट रहेगा, और आपके 3 घंटे का समय आपको जो वो साथियों इसमें दिया जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो ये तो रहेगी स्कीम, है ना। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के 5 विकल्प, प्रत्येक प्रश्न के कितने विकल्प रहेंगे? 5 विकल्प रहेंगे, ए बी सी डी और ई अंकित रहेंगे, उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को ही भरना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को ही भरना आवश्यक होगा। अगर यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया है तो उसके लिए 5वां विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा। यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक जो वो घटा लिए जाएंगे। प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट की अतिरिक्त समय जो वो दिया जाएगा, ताकि 3 घंटे तक वो अपना पूरा पेपर कर ले, OMR भर ले। उसके बाद लास्ट में 10 मिनट उसको मिलेंगे कि वो देख ले कि भाई जो प्रश्न नहीं आ रहे उसमें ई भर दे सब में, है ना, ताकि उसके नेगेटिव नहीं हो। नहीं, ई नहीं भरेगा तो 1/3 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, इतनी बातें समझ में आ गई। जिस अभ्यर्थी द्वारा, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जाएगा। यानी कि 10%, यानी कि 150 प्रश्न है, उसका 10% कितना होता है? 15। ठीक है, यानी 15 क्वेश्चन बात कर रहा है। जिस अभ्यर्थी द्वारा 15 क्वेश्चन से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर, यानी कि 15 से ज्यादा प्रश्न उसने ऐसे छोड़ दिए जिसमें उसने ई भी नहीं भरा, कुछ भी नहीं भरा, तो उसे अयोग्य ही कर दिया जाएगा। तो भैया ये ध्यान रख लेना, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान, भारतीय और विशेष विश्व इतिहास, सारी की सारी बातें। देखिए ये आपका इतिहास जो है वो इतिहास का सिलेबस आपका रहेगा। फिर राजस्थान के इतिहास के ये टॉपिक्स हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाएंगे क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन मिलेगा, इसमें लास्ट में सिलेबस भी है। अब इसमें देखिए आप राजस्थान का इतिहास कला, इसमें प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल व बेराट। अब देखिए साथियों, कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर सभ्यता पहले सीकर में मानी जाती थी, हम जानते हैं, है ना, काटली नदी के किनारे, लेकिन अब ये नीम का थाना जिला में आ गई है, तो ये ध्यान रखिएगा नए जिलों के हिसाब से। बालाथल नया जिला ही बन गया है ना। बेराट है। ये सभ्यताएं केवल इन्हीं को आप पढ़ लेना, इससे ज्यादा सभ्यताएं नहीं पढ़नी है, पूरी सभ्यताएं नहीं पढ़नी, केवल इतनी पढ़नी है, इसमें मुख्य मुख्य बातें पढ़ लेना, आ जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए राजनीति और अर्थशास्त्र, राजस्थान के संदर्भ में कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी आ जाएगा। राजस्थान, भारत और विश्व का भूगोल, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, राजस्थान, भारत और विश्व का भूगोल, सारी चीजें इसमें आपके लिए। सामान्य विज्ञान में ये टॉपिक है, सामान्य विज्ञान की अवधारणा, तो अवधारणा वगैरह में कुछ नहीं है, बेसिक बातें हैं सामान्य विज्ञान की। ये टॉपिक कोई अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, साइंस पढ़ ली तो ये टॉपिक अपने आप ही हो जाएगा, सामान्य अवधारणा कोई बात नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है। फिर मानव शरीर, भोजन एवं पोषण, तो मानव शरीर के बारे में, भोजन व पोषण, पाचन तंत्र वगैरह, स्वास्थ्य देखभाल, रोग वगैरह, है ना, वो अलग से भी है अपने इसमें। शारीरिक और रासायनिक परिवर्तन, इस शारीरिक की जगह ये हिंदी इन्होंने की, फिजिकल एंड केमिकल चेंज है इंग्लिश में, लेकिन ये
फिजिकल को शारीरिक बोल दिया। ये है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाला टॉपिक। 9वीं और 10वीं की किताब में ये सारे टॉपिक मिल जाए आपको, जो अभी चल रही है उसको पढ़ लेना बहुत है वो, ठीक है। धातु है धातु, इसके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में उनका उपयोग बहुत आसान है। केमिस्ट्री, मानव मस्तिष्क, मस्तिष्क आपका मस्तिष्क वाला वो हार्मोन्स, मानव रोग है ना, नियंत्रण और समन्वय वाला टॉपिक जो है वो पढ़ना है। मानव रोग कारण निवारण बहुत आसान सा टॉपिक है। मनुष्य में पाचन एवं उत्सर्जन संस्थान, पाचन तंत्र उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है। विटामिन का प्रकार, विटामिन इसमें ही हो जाएगा पोषण और भोजन एवं पोषण, पाचन तंत्र में ये विटामिन वगैरह भी सारे ही आ जाएंगे, भोजन में आ जाएंगे विटामिन वाला, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। रक्त का संगठन, रक्त समूह, चाहे तो आपका पूरा जो है वो आप जो रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ लो, परिसंचरण तंत्र पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रक्त का संगठन, रक्त समूह को पढ़ लो बस बहुत है। उसके बाद जैविक प्रौद्योगिकी, चिकित्सा एवं कृषि में प्रयोग, ये भी थोड़े से हम लोग देख सकते हैं, देखना चाहें तो, बाकी इसको आप छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारा और भी सिलेबस अपने। उसके बाद में हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में तार्किक क्षमता में कथन एवं मान्यताएं, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, इसको करना है ना। इसमें बहुत ज्यादा समय मत लगा देना, बहुत YouTube पे आप देख सकते हो ढेर सारे लोग पढ़ाते हैं, ये जो टॉपिक बहुत आसानी से हो जाते हैं, लगते हैं आपको कठिन, बाकी बहुत आसानी से हो जाते हैं, उनको कर लीजिएगा। मानसिक योग्यता में संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, बेमेल छांटना, कूटवाचन, कोडिंग डिकोडिंग जिसको बोलते हैं, आसान है, कर सकते हो। उसके बाद में गणित में गणितीय एवं सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रारंभिक ज्ञान, सांख्यिकी विश्लेषण का मतलब वही आपका माध्य बहुलक माध्यिका है ना, या फिर पाई चार्ट वगैरह देकर के, ग्राफ वगैरह देकर के आपको प्रश्न पूछ ले, बहुत आसान है। संख्या से जुड़ी समस्याएं व परिमाण का क्रम, संख्या ज्ञान अपने को थोड़ा सा इसमें जरूरी है। इसके अलावा अनुपात तथा समानुपात, प्रतिशत, साधारण व चक्रवर्ती ब्याज, तो गणित के प्रश्न मुझे जहां तक लगता है कि अनुपात, समानुपात, प्रतिशत और इनमें से ही आएगा, एक आधा प्रश्न यहाँ से आ जाएगा, एक आधा प्रश्न संख्याओं से संबंधित आ जाएगा, बाकी रीजनिंग के प्रश्न, ठीक है। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट है, इंग्लिश का टेस्ट होगा, इसके साथ है हिंदी के भी आपके लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो रहेगा। इंग्लिश के टॉपिक्स हैं, टेंस वगैरह है, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिनको बोलते हैं अपन, एडजेक्टिव ऑफ, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सेंटेंस अपने, है ना, और यूज ऑफ आर्टिकल, डिटरमाइनर्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ये सारी चीजें जो एसएससी वगैरह में आती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, वाक्य के लिए एक शब्द, तो ये सारी चीजें आएंगी। इसके अलावा सामान्य हिंदी में संधि वगैरह है, सारी चीजें आपके लिए सामने है, ये आपका सिलेबस इसका रहेगा, ठीक है। बोर्ड की वेबसाइट पर जो भी है ये पढ़ के देख लेना। तो ये विज्ञप्ति है साथियों डिटेल में, ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। साइंस के लिए बात ऐसी है कि अगर आप कमेंट में पूछोगे तो मैं पहले ही बता देता हूँ, साइंस का कोर्स, जिस बच्चे ने मेरा साइंस का कोर्स ले रखा है रीट का, उसको तो देखिए साइंस अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं, कतई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हो पढ़ाएं तो आप कमेंट में डाल सकते हो, या मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सर साइंस आप पढ़ाइए, हम आपको साइंस पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी ये निश्चित है कि पढ़ाएंगे, उससे बाहर आएगा नहीं इसमें कुछ भी, ठीक है साथियों। तो ये तैयारी इसकी आप जारी कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। ऐसे ही और भी नोटिफिकेशन आपके लिए आए हुए हैं, एलडीसी का भी आया हुआ है, उन सभी को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।